क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, एक बॉल है और इस वाली बॉल को हम लोगों ने किसी h हाइट से रिलीज किया है। बातें मत करना और यहाँ ध्यान देना, ये जो सरफेस है ना बेटा, सरफेस खत्म नहीं हो रहा है, सरफेस चलता रह रहा है। और ई जो है वो ई दे रखा है। ई क्या दे रखा है? ई दे रखा है। बॉल को अगर मैं यहाँ से रिलीज करूँगा तो वो लोग टकराएगी, टकरा के वापस एच साइड पे आएगी? नहीं, सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ही है ना, तो टकरा के एच पे तो नहीं आने वाली। अब क्योंकि ये एच पे नहीं आने वाली, इन दैट केस क्या हो रहा होगा? क्या कुछ कम हाइट पे आ रही होगी? वो कम हाइट क्या होगी हम निकाल सकते हैं, वो वाली हाइट हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये मान लो यहाँ पर आई, टक्कर खाई, टक्कर खा के क्या बेटा वापस ऊपर गई, वापस ऊपर गई, क्या बेटा वापस नीचे आई, फिर वापस ऊपर गई, वापस नीचे आई, फिर वापस ऊपर गई, वापस नीचे आई। क्या बेटा ये वाला खेल ये खेलती रहेगी? अरे बोलो भाई, आपको बताना है कि ये वाला जो खेल है ये कितनी देर तक चलता रहेगा। और बेसिकली बॉल को ग्राउंड पे रुकने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको कि बॉल को रुकने में कितना टाइम लग जाएगा। हाउ मच टाइम विल द बॉल टेक टू स्टॉप। बाउंस नहीं होने देना है, ठीक है, बाउंस होती जा रही है, मुझे नहीं पता कितनी देर तक बाउंस हुई। तो आपको वो टाइम निकालना है जितने टाइम तक बॉल बाउंस होती रहेगी और फाइनली रेस्ट पर आ जाएगी। तो हाउ मच टाइम विल द बॉल टेक टू कम टू रेस्ट, हाउ मच टाइम विल द बॉल टेक टू कम टू रेस्ट। ठीक है, करिए। चलो ठीक है, कुछ टर्म्स हैं इसके अंदर, हम लोग सारे टर्म्स निकालेंगे, ध्यान देना, एक एक करके सारे टर्म्स देखेंगे। ठीक है, आप लोग बताओ, अगर ये वाली हाइट आप लोगों को h दे रखी है तो यहाँ तक पहुँचने में टाइम कितना लगेगा? √2h/g। तो अगर मैं इस टाइम को बोलूँ t, तो इसकी वैल्यू क्या है बेटा? √2h/g। बोलो है, वेरी गुड। अच्छा, बॉल यहाँ पे टकराएगी, टकरा के कितनी वेलोसिटी से जाएगा? यहाँ वेलोसिटी कितनी है हिट करने की? √, और लौटेगी किससे? क्या बेटा? EV से, अपॉन ई नहीं, इनटू ई। भाई अगर V से टकराएगी तो EV से रहेगी, ग्राउंड तो रेस्ट पे है। क्या ये वाली बात हम पहले भी कर चुके हैं, है ना? क्योंकि ये वाली बात ऑलरेडी डन है और हम जानते हैं कि अगर कोई भी बॉल V से टकराती है और EV से जाती है तो इसके टक्कर खाने के बाद अगर मैं इस वेलोसिटी को V1 बोलूँ तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ V1? V1 बोलो क्या बेटा? E टाइम्स √2gh। पक्का? अब एक चीज बता, जितने से जाती है क्या उतने से ही आती है? मतलब जब ये वापस जमीन से टकरा रही है तो क्या V1 से टकरा रही है? और जब लौट के जा रही है तो क्या V2 से जा रही है? व्हाट विल बी दिस V2? क्या E टाइम्स √2gh, E इंटू E टाइम्स √2gh। बोलो सही है क्या? बेसिकली EV1, बेसिकली EV1। तो बेटा V2 की वैल्यू क्या आ गई? EV1, और V1 कितना था? E टाइम्स √2gh। तो V2 कितनी आ गई? E² √2gh। बोला आया? ऐसे ही अगर V3 निकलवाऊंगा तो वो क्या E की पावर 3 आ जाएगी। और ऐसे ही अगर मैं आपको बोलूं कि nth टक्कर पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी तो क्या बेटा हम लोग Vn निकाल सकते हैं? nth रिबाउंड के बाद बॉल की वेलोसिटी क्या आ जाएगी? E की पावर n √। क्या आपको समझ में आ गया? आप डायरेक्ट एक्सप्रेशन को याद भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप चाहें तो इस एक्सप्रेशन को याद कर लें, उसमें कोई बुराई नहीं है। ये वाली बात ध्यान रखनी है आपने। क्या आपको फंडा समझ में आया कैसे निकाला गया? आर यू श्योर? पक्का? अब मेरे को टाइम के लिए बताओ, टाइम के लिए क्या होगा? लो आधा मिनट और सोचो। चेंज हो गया सर? आधा मिनट लीजिए और सोचिए, टाइम सोचो, हाइट सोचो, कितनी हाइट ले रही होगी। हाँ निकाल लेंगे, नहीं निकाल के बताओ। चलो याद देखो, ये वाली कौन सी वेलोसिटी है? वेलोसिटी आफ्टर कौन सा रिबाउंड? nth रिबाउंड है कि नहीं? ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि हाइट कितनी अटेन करेगा nth रिबाउंड के बाद?
अपन तो हाइट निकालते हैं. लेट्स कैलकुलेट व्हाट हाइट. n टक्कर पे हाइट क्या होगी. अभी स्टॉप करने की बात नहीं करते. हाइट vn स्क्वायर. चलो आओ देखें, चेक करें. तो अगर मैं अब हाइट की बात करूं तो बता, पहले तो h तो है ही सही, इस h को छोड़. अपन तो टक्कर से शुरू करो. v1 से हाइट कितनी होगी 2u/g. बावड़ों वो टाइम होता है, कुछ याद नहीं आ रहा तुम्हें. h मैक्स क्या होती है u स्क्वायर बाय. अच्छा u की वैल्यू क्या है v1. u की वैल्यू क्या है तो क्या आएगा e स्क्वायर टाइम्स क्या बेटा अंडर रूट 2gh का स्क्वायर अपॉन 2g. बोला आएगा. ये वैल्यू कितनी आ रही है e स्क्वायर h. सही है. बता, ये तो h मैक्स 1 है, मतलब पहली टक्कर के बाद जो आपकी हाइट है वो. क्या सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट दूसरी टक्कर के बाद की हाइट. क्या वो भी होगी बेटा u स्क्वायर बाय 2g. यहाँ पर क्या u की वैल्यू को v1 लिखा गया और यहाँ पर ये v2 लिखूंगा. व्हाट इज v2 e स्क्वायर अंडर रूट 2gh. e स्क्वायर अंडर रूट 2gh का स्क्वायर e की पावर 4 और अंडर रूट 2gh का स्क्वायर. क्या सबको दिखा. वेरी गुड. अपॉन क्या बेटा वही 2g. क्या देख ले वापस 2g कट गए. अब कितना आ गया e की पावर 4 h ही तो आएगा, स्क्वायर थोड़ी बेटा. कैसे चलता रहेगा. पहली टक्कर में e स्क्वायर, दूसरी में e की पावर 4, तो nth में क्या e की पावर 2n आ जाएगा. तो h मैक्स आफ्टर nth टक्कर विल बी व्हाट e की पावर 2n into h. बोलो सही है क्या. वेरी गुड. समझ ही नहीं आया. ये क्या लिखी हम लोगों ने हाइट आफ्टर nth टक्कर. समझ ही नहीं आ रहा कुछ भी. ये नोट करना शुरू कर दो और सोचो साथ में बाकी की चीज. टाइम टेकन फॉर nth टक्कर के बारे में सोचिए. अच्छा तो सीधे आ जाएगा उससे टाइम. एक्सेलरेशन थोड़ी है यहाँ पे, है ना डायरेक्ट लगा देंगे ना बेटा. मजा आ जाएगा एकदम जोरदार. u प्लस 80 बहुत ही शानदार. हाँ जी. टाइम टेकन इन nth रिबाउंड के बारे में चर्चा करनी है अब आप लोगों को. nth रिबाउंड में कितना टाइम लग रहा होगा. टाइम होता है अंडर रूट 2h/g. ये आपको पता होना चाहिए. पहली बार में टाइम क्या लगा होगा अंडर रूट 2h/g. दूसरी बार में क्या लगा होगा अंडर रूट 2h1/g. तीसरी बार में अंडर रूट 2h2/g. लगा होगा कि नहीं. तो अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम जो जनरल टाइम है वो तो कितना है अंडर रूट 2h/g. ये तो अपन पहले भी घर लिख चुके हैं, बार बार लिखने की क्या जरूरत है. पर अगर पहली टक्कर के बाद का t1 टाइम लिखना चाहूं तो व्हाट विल बी t1 अंडर रूट 2h. सॉरी क्या लिखा होगा. टाइम तो 2u/g होता है ना. अरे बोलो भाई 2u/g याद है कि नहीं. अब u क्या है बेटा इनिशियल वाली, पहली टक्कर के बाद वाली का v1. तो यहाँ क्या आ जाएगा 2/g और v1 बोलो e अंडर रूट 2gh. बोला आएगा. ये u की जगह पर क्या आ गया v1. कोई बात. हाँ T2 बताओ. अरे T2 2v2/g कितना आ गया 2 अंडर रूट बाय क्या बेटा g. अच्छा इसको ध्यान से देख. g से g कट जाएगा, नीचे रूट g आ जाएगा. g से g कट के नीचे क्या आ जाएगा आएगा कि. तो अपने उसमें क्या आ गया देख 2e अंडर रूट 2h/g. यहाँ क्या आया 2e स्क्वायर अंडर रूट 2h/g. क्या तुम्हें कोई पैटर्न बनता दिखा. क्या पैटर्न बनेगा जल्दी बोलो. पैटर्न 1 में 1, 2 में 2, 3 में क्या 2eq अंडर रूट 2h/g. और ये अंडर रूट. हाँ ठीक है. ओ भाई साहब इतना जोरदार.
हाँ, तो 2e की पावर एन अंडर रूट 2h बाई जी, और क्या अंडर रूट 2h बाई जी इज बेसिकली t, जो पहला टाइम लगा था t। बोलो, तो अपना आंसर क्या आ गया? 2e की पावर n इंटू nth रीबाउंड के बाद लगने वाला टाइम। मैं तो बोल रहा हूँ nth रीबाउंड के बाद कितना टाइम लगेगा। हाँ, बस रिबाउंड करते 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 करते, मैंने टोटल टाइम नहीं निकाला अभी, मैंने बोला nth रीबाउंड के बाद बॉल को नीचे आने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, ठीक है, यहां तक नोट करने के बाद में लिखिए टोटल टाइम इलैप्स्ड, टोटल टाइम इलैप्स्ड before the ball comes to rest, total time elapsed before the ball comes to rest can be given by बोलो क्या ये सारे टाइम जोड़ दूं भाई? असली में क्या आपको ये सारे टाइम जोड़ने हैं? तो क्या होता है ना, देख 2 इंटू अंडर रूट 2h बाई डी तो बाहर रह जाता है, और अंदर है ना e की एक सीरीज बन जाती है, e प्लस ई स्क्वायर प्लस e की पावर 3, e की पावर 4, e की पावर 5 ऐसे करके। उसके अंदर भी हम लोग है ना e को कॉमन ले लेते हैं, और फिर अंदर बचती है 1 प्लस e की सीरीज। ठीक है, उस वाली सीरीज वगैरह को अपने को जोड़ना तोड़ना नहीं होता, और वो अभी मैं बताऊंगा भी, तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो इसीलिए हम लोग डायरेक्ट टाइम लिखेंगे। ठीक है, तो इसलिए टाइम लिखिए टी एन, ब्रैकेट में लिख देना स्टॉपिंग वाला, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? टी एन स्टॉपिंग वाला है, इसीलिए सीधे सीधे ये लिखेंगे एक्सप्रेशन, और आंसर आ जाता है बेटा अंडर रूट 2h बाई जी इंटू 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस। टोटल टाइम बिफोर स्टॉपिंग, टोटल टाइम बिफोर स्टॉपिंग। ठीक है, इसके अंदर बेटा वो अंडर रूट 2h बाई जी भी काउंट हो गया पहले वाला। किसी को ऐसा लग रहा हो कि वो वाला टाइम काउंट नहीं किया हमने अंडर रूट 2h बाई जी वाला, तो वो भी इसके अंदर हम लोग काउंट कर चुके हैं। तो हम टोटल टाइम कैसे लिख रहे होंगे? सोचो, वो वाला अंडर रूट 2h बाई जी पहला, उसके बाद में प्लस t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 अप टू tn, अंडर रूट 2h बाई जी के हम लोग कॉमन ले रहे होंगे और एक सीरीज बना रहे होंगे। ठीक है, उस सीरीज वगैरह का सम भी आपने पढ़ा नहीं है, इसलिए बताने का फायदा नहीं। tn, टाइम टू स्टॉप। ठीक है, क्या बात कर रहे हो? एपीजीपी हो गया क्या? हेलो, ये क्या होगी? ये कब से होने लग गया आजकल? बहुत पहले से हो गया था। कब हो गया? शुरू में ही, सेकेंड क्लास में, 3rd चैप्टर। चल तो बढ़िया है, कोई बात नहीं, अपने आप निकालना। ठीक है, अगला लिखो इसके बाद, लिखिए डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल बिफोर इट स्टॉप्स, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल बिफोर इट स्टॉप्स। बोलो वो कैसे निकालोगे? क्या हाइट सारी ऐड कर दोगे? सारी एक्सपेंस जोड़ते रहो पर ट्वाइस करके डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है आपको? तो कैसे निकालोगे डिस्टेंस? भाई ये टोटल टाइम हो गया, अब क्या निकालने को बोल रहा हूं मैं? डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल कैसे निकालोगे? बोलो भाई h प्लस 2h1 प्लस 2h2 प्लस 2h3 अप टू 2hn। बोलो आएगा कि नहीं? अब इसकी भी क्या आप लोग सीरीज बना सकते हैं, क्योंकि h की वैल्यू आपको पता है। किसकी वैल्यू आपको पता है? h की वैल्यू। और इसको सॉल्व करने पे जो आंसर आता है वो मैं आप लोगों को डायरेक्टली बताऊंगा। s इज इक्वल टू, आंसर लिख लो यार, h टाइम्स 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस। ये क्या है ना, मेंस के लिए बहुत यूजफुल हो जाता है अगर ये फॉर्मूला हमें याद हो, या एग्जाम के अंदर ऐसा कोई भी क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्या पहले पूछा जा चुका है। वैसे फॉर्मूले है ना, दीज आर वेरी हेल्पफुल। हमें हल्का फुल्का भी आइडिया हो तो जल्दी आंसर आता है।
अदरवाइज तो निकालते रहो फिर बैठ। ठीक है। अच्छा, कैन यू फाइंड द एवरेज स्पीड? इसके लिए कैन यू फाइंड द एवरेज स्पीड निकालो। एवरेज स्पीड क्या होती है बोलो? टोटल डिस्टेंस अपॉन, तो जल्दी से कर दो। टोटल डिस्टेंस आप लोग निकाल चुके हो, ये लिखिए, और टोटल टाइम भी आप लोग निकाल चुके हो। क्या बस इनको डिवाइड करना है? तुम्हें करना है। जल्दी बताओ आंसर क्या आएगा, अपने आप करके बताइए। एवरेज स्पीड बताएं। इसमें एवरेज वेलोसिटी निकालने का तो कोई मतलब ही नहीं है, जीरो थोड़ी आएगी क्या, बावड़े हो गएगा। डिस्प्लेसमेंट तो एच है, तो डिस्प्लेसमेंट तो एच है, मतलब क्यों नहीं है? सब मतलब है। मैं तो देख रहा था तुम क्या बोलते हो। क्या एवरेज वेलोसिटी निकालने का सेंस है, हाँ या ना? बिल्कुल है बेटा। डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? एच, और टोटल टाइम कितना है? टी एन। डिवाइड कर दो आंसर। वो एवरेज वेलोसिटी है, मैं एवरेज स्पीड पूछ रहा हूँ। व्हाट इज एवरेज स्पीड? आ गया? डिवाइड करो। ये गेट को थोड़ा सा ऐसे कर देना, अच्छे से तो कर। हाँ, वेरी गुड। अंडर रूट हाँ बेटा, अंडर रूट जी एच बाई टू नहीं आ रहा क्या? अंडर रूट जी एच बाई टू आएगा, और फिर आएगा 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ई का होल स्क्वायर। बिल्कुल सही। ये आ रहा होगा आपका अंडर रूट जी एच बाई टू मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ई का, ये आ रहा होगा। अगर ये आया तो सही है, अदरवाइज आप लोग सॉल्व करने में गलती कर रहे हैं। काटा पीटी ढंग से करो बेटा। वो जो 1 माइनस ई स्क्वायर है ना, ये वाला, इसको 1 प्लस ई 1 माइनस ई लिखो, तो 1 माइनस ई कैंसिल हो जाता है, ये 1 प्लस ई का स्क्वायर बन जाता है नीचे, और ये वाला ऐसा का ऐसा रह जाता है। समझ गए? तो बताओ फिर एवरेज वेलोसिटी भी बता ही दो जब तक कर ही लिया है तो। टेल मी द एवरेज वेलोसिटी जल्दी, मुझे बता मत। अंडर रूट जी एच बाई टू तो इसमें भी आ जाएगा। आगे बोलो। 1 माइनस ई अपॉन, वेरी गुड। अब ये क्या स्टैंडर्ड एक्सप्रेशंस हैं, आए तो बहुत बढ़िया है ना। इनके ऊपर क्वेश्चन आता है ना, तो लोग आधे लोग तो ऐसे लौटना चालू कर देते हैं देख के, अरे कितने टप्पे खिलाए, क्या है ये। तो कुछ करना नहीं होता है इसके अंदर अपने को। इसके अंदर मैं पहले ही बता दूं आपको, हाइट का फॉर्मूला, टाइम का फॉर्मूला, ये थोड़ा सा याद रखें तो सही रहेगा। ठीक है ना। एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी के ऊपर आज तक सवाल नहीं पूछा गया, पर अगर पूछ लें तो वी आर रेडी, है ना। सोचा भी नहीं होगा लोगों ने कि ऐसा कोई क्वेश्चन बना सकते हैं, पर क्या बना सकते हैं। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी तो आराम से बन जाता है, तो इसीलिए अपने को कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है ना वही बात। तो चलो नई हेडिंग डालते हैं वापस से। कोलिजन ही चल रहा है आपका, और अब हम लोग जिस कोलिजन में जा रहे हैं वो है बेटा हेड ऑन कोलिजन। कैसे कोलिजन में एंट्री मार चुके हैं अपन? हेड ऑन कोलिजन, सर से सर की टक्कर, सर से सर की टक्कर, है ना भाई। क्या हो गया? हेड ऑन कोलिजन मतलब आमने सामने की टक्कर। अगर वैसे देखा जाए तो आप अगर इसका हिंदी में मतलब निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा? सर से सर की टक्कर। और वैसे असली में क्या है ये? आमने सामने की जो टक्कर हुई, मतलब दो ट्रेनें आ रही थी, आमने सामने भिड़ गई, दैट कोलिजन इज हेड ऑन कोलिजन। आपने बॉल को ऐसे फेंका, सामने वाले ने भी ऐसा फेंका, दोनों की लाइन ऑफ मोशन क्या है? सेम। ऐसे में लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या बेटा सेम होती होगी?
हेड ऑन कोलिजन की बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये आपकी बॉल है इनिशियली, मान लीजिए U1 से जा रही है, ठीक है, और इसी के आगे एक और बॉल है जो मान लेते हैं कितने से जा रही है, Q2 से जा रही है। इन दोनों की क्या हो गई बेटा, टक्कर हो गई। यहाँ पर क्या हो गया बेटा, इनके साथ बूम बूम। जैसे ही बूम बूम हुआ, क्या बेटा एक की वेलोसिटी हो जाएगी V1 और एक की वेलोसिटी क्या हो जाएगी V2, ठीक है। ऐसा मान के चल रहा हूं कि इसका मास है m1, इसका मास है m2 और u1 जो है इट इज ग्रेटर देन u2, क्या बेटा तभी टक्कर होगी। वेरी गुड। सबसे पहला केस जो हम लोग इसमें ट्रीट करने वाले हैं, दैट केस इज इलास्टिक कोलिजन। कैसा कोलिजन, और इलास्टिक में भी क्या, परफेक्टली इलास्टिक। तो अगर आपको बोला जाए कि कोलिजन जो है वो आपका परफेक्टली इलास्टिक है, तो बेटा ई की वैल्यू क्या होगी, 1। ई की वैल्यू क्या होगी, और जब जब ई की वैल्यू 1 होती है तो मुझे बचपन की बातें याद आ रही हैं जो मैंने पढ़ी थी, और उन सब बातों के थ्रू मेरे को ये भी याद है कि इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी कंजर्व रहती थी। एनर्जी कैसी रहती थी, तो सबसे पहली इक्वेशन क्या मैं एनर्जी से लिख पाऊंगा। वेरी गुड। तो राइटिंग द फर्स्ट इक्वेशन बाय एनर्जी कंजर्वेशन, बोलो पहली इक्वेशन, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। ये सब छापते रहो बेटा साथ साथ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, बोलो सही। अगर ये वाली इक्वेशन समझ में आ गई तो शायद आप लोगों को ये भी समझ में आएगा कि हम लोग एक इक्वेशन जो है वो मोमेंटम कंजर्वेशन से भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं क्या, मोमेंटम तो कंजर्व हो गई, क्या जब एनर्जी कंजर्व होती है तभी मोमेंटम कंजर्व होता है, ऐसा कोई जरूरी है क्या, क्या जब मोमेंटम कंजर्व होगा तभी एनर्जी कंजर्व होगी, ऐसा भी नहीं है। ये कौन से लॉ हैं, सब इंडिपेंडेंट है अपने। ऐसा कोई नहीं है कि एनर्जी कंजर्व होगी तो ही मोमेंटम कंजर्व होगा, मोमेंटम कंजर्व होगा तो ही एनर्जी कंजर्व होगी। दोनों बातें क्या हैं, गलत। दोनों एक साथ भी कंजर्व हो सकते हैं, अलग अलग भी कंजर्व हो सकते हैं, और दोनों ही कंजर्व नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या आप मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लिखवा सकते हैं, m1 u1 प्लस इज इक्वल टू m1 v1 प्लस। बहुत ही आसान इक्वेशन, लिखने में सभी लोगों को ऐसा लगा कि हे भगवान ये क्यों लिखी जा रही है ना। और एक और इक्वेशन लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, वो किससे आती है बेटा, ई से। वो किससे आती है, अगर हम ई की इक्वेशन लिखें तो बोल ई की इक्वेशन क्या होगी, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस, और ई की वैल्यू है कितनी, 1। ई की वैल्यू है कितनी, जिसका मतलब है कि v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u1 माइनस, बोलो सही है क्या। तो देखो जब भी इलास्टिक कोलिजन होता है ना, तो हमारे पास में बेसिकली 3 इक्वेशन लिखने को होती हैं। हम लोग कोई भी 2 काम में लेके v1 और v2 की वैल्यूज को निकाल सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी 2 इक्वेशंस को काम में लेके v1 और v2 की वैल्यूज को आराम से निकाल सकते हैं। जल्दी जल्दी नोट करो, इतना क्या सोच रहे हो, कर लिया। दो इक्वेशन काम में लो और v1 v2 की वैल्यू निकालो, मस्त। हो गया। v1 की वैल्यू लिखूं, सुनो, v1 की वैल्यू ऑन सॉल्विंग कम्स आउट टू बी m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 अपॉन m1 plus m2 into u2. Similarly, v2 की वैल्यू comes out to be m2 minus m1 upon m1 plus m2 into u2 plus 2m1 upon m1 plus m2 into u1. याद हो तो बहुत अच्छा, नहीं याद हो तो इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी सिखा देंगे, है ना। ऑल्दो नहीं याद हो या याद हो से बहुत ज़्यादा इसके अंदर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग जनरली जब हमें ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है ना, तो वी टेंड टू राइट द इक्वेशंस और उससे वैल्यू पुट करने की कोशिश करते हैं, है ना। इसको इस फॉर्म में क्यों लिखा है वो अभी मैं आप लोगों को समझाऊंगा, इसलिए डरना मत। ऐसे देख के मत डरा करो बेटा, ये कैसी इक्वेशन है,
बहुत इजी इक्वेशन है। आप लोग भी कहोगे वाह सर क्या मस्त इक्वेशन है। ऐसी इक्वेशन तो देखी नहीं जीवन, सही में नहीं देखी होगी, उसमें क्या होगा। तो तू कॉपी में स्केच पेन से लिख देती है। ये जो बेटा अपना V1 और V2 है ना, इनके बारे में अपन लोग एक बात करते हैं, और वो बात क्या है कि इसमें V1 V2 देखो M1 M2 वगैरह की वैल्यू अपन पुट करके आराम से निकाल सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आती है और स्पेशल केस कब बनते हैं, जब M1 और M2 की जो वैल्यूज है ना उनके अंदर वेरिएशन करते हैं। वेरिएशन कैसे करते हैं, या तो एक ऐसा केस बनाते हैं हम लोग जिसमें M1 जो है ना वो M2 से बहुत 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 बड़ा हो जाए। M1 जो है वो M2 से क्या हो जाए, बहुत 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 बड़ा। ठीक है, जैसे अपन ने याद है मैसिव वॉल की थी। मैसिव वॉल के केस में भी क्या हुआ था, बहुत बड़ी थी दीवार, बहुत भारी थी, इसीलिए अपन क्या बोलते थे, मैसिव वॉल की वेलोसिटी बदलती, टक्कर के बाद भी सेम वेलोसिटी होती है। तो इसी तरह का केस। अब सोच M1 वेरी वेरी ग्रेटर देन M2 हो गया, तो V1 की वैल्यू क्या होगी। अब ये इक्वेशन ऐसे लिखने का कारण क्या था वो अब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ध्यान दो, M1 क्या बेटा M2 से बहुत बड़ा है। M2 अगर मैं M1 में से घटाऊंगा भी तो क्या M1 ही आएगा, और M2 अगर जोड़ूंगा भी तो भी क्या M1 ही आएगा। M1 अपॉन M1 क्या बेटा U1। तो V1 की जो मैं वैल्यू लिखूंगा क्या बेटा वो U1 हो गई। अच्छा यहाँ देख, क्या बेटा M2 बहुत छोटा है, M2 M2 यहाँ भी बहुत छोटा है, नहीं आया समझ। M2 बहुत छोटा और M2 बहुत छोटा, तो यहाँ पर तेरे पास में क्या बचेगा, क्या ये वाली जो टर्म है, ये नीचे वाली टर्म बहुत बड़ी हो गई, ऊपर वाली बहुत, क्योंकि नीचे वाली टर्म बहुत बड़ी और ऊपर वाली बहुत छोटी हो गई, तो क्या करीब करीब जीरो बन गया। तो V1 की वैल्यू क्या आ गई, खत्म। V1 की वैल्यू क्या आ गई, मतलब अगर आपका ऑब्जेक्ट बहुत भारी है तो उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं आता। V1 इक्वल्स टू U1। क्या ये पढ़ चुके हैं हम लोग, याद कर लो। मैथमेटिकल प्रूफ, मैथमेटिकल फील नहीं आई। हाँ, वो आगे वाला ब्लॉक अगर बहुत भारी है ना, अभी उसको क्यों देख रहे हैं, यहाँ कंपेयर कर रहा हूँ ना मैं, वहां क्यों कंपेयर करा रहे हैं। M1 भारी है। चलो V2 बताओ, V2 पहले यहाँ देख, यहाँ पर क्या M1 बहुत भारी है, M2 माइनस M1 इज माइनस M1 और M1 प्लस M2 इज प्लस M1। क्या बेटा माइनस U2, तो ये आ गया माइनस U2। बोलो सही। अब इधर आ जा, क्या M1 बहुत बड़ा, क्या M1 प्लस M2 इज नियरली M1, M1 अपॉन M1 क्या बेटा 2 ऊपर लिखा था, 2U1। समझ रहे हो। तो V1 इज U1 एंड V2 इज 2U1 माइनस U2। V2 इज व्हाट, 2U1 माइनस, डिराइव नहीं कर पाए, समझ में नहीं आया, इसीलिए मैंने ऐसे लिखा जिससे आप लोग ये वाली कंडीशंस डिराइव कर पाए। अगला केस, अगले केस में क्या ले लिया जाए, बोलो 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 बोलो। क्या M2 बहुत बड़ा ले लिया जाए M1 से, तो when M2 is very 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 greater than M1 in that case what will happen। चलो यहाँ देखते हैं, क्या माइनस M2 प्लस M2 सही है ना, दिस इज माइनस M2 दिस इज, तो माइनस U1, तो V1 क्या आया माइनस। अभी आगे का तो देखो, क्या M2 बहुत बड़ा है, M1 इसमें जुड़ेगा भी तो भी क्या M2 ही रहेगा, क्या बेटा 2U2। समझ ही नहीं आया सबको। V2 बोल बोल बोल, M2 बहुत बड़ा, M1 बहुत छोटा, क्या M2 माइनस M1 इज M2, M1 प्लस M2 इज ऑल्सो M2, क्या बेटा U2। तो V2 के अंदर क्या आ गया अपने पास में U2। आगे देख, क्या M1 बहुत छोटा, ये टर्म बहुत बड़ा, क्या करीब करीब जीरो, V2 इज व्हाट, नहीं आया समझ, सभी को आ रहा है। तीसरा केस क्या बना सकते हैं, हाँ वेरी गुड, तुम तो बहुत ही इंटेलिजेंट लगते हो कई बार, मतलब ऐसा लगता है ना कि मतलब मतलब एलियन बच्चे आ गए हैं, है ना। तो जब M2 और M1 बराबर, तो बोल ये दोनों टर्म जीरो, ये दोनों जीरो, यहाँ बोल 2M2 अपॉन 2M1 प्लस, सॉरी
2m2 अपॉन क्या बेटा 2m2 कर दूं? क्या 2 सब कट गया तो u2 आ गया? मतलब कि v1 इज व्हाट? u2 और सिमिलरली v2 इज व्हाट? बहुत जोरदार बात है ये, समझ पा रहे हो क्या हुआ? अगर मासेस सेम है तो वेलोसिटीज एक्सचेंज हो गई। वेलोसिटीज क्या हो गई? मासेस सेम है और e की वैल्यू 1 है। मासेस क्या है और e की वैल्यू 1, तो वेलोसिटीज विल बी एक्सचेंज। वेलोसिटीज विल बी मतलब ऐसा मान लो कि एक 1 किलो की बॉल है, दूसरी भी 1 किलो की बॉल है और दोनों बिल्कुल सेम है। उन 1 किलो की बॉल चलती हुई आ रही है और ये वाली 1 किलो की बॉल रेस्ट पे थी। यहाँ वाली बॉल जब इससे टक्कर खाएगी, ये मान ले 10 से आ रही थी, कितने से आ रही थी? जब ये इससे टकराएगी तो ये 10 से जाने लगेगी, ये रेस्ट पे आ जाएगी। ये किस पे आ जाएगी? ये वाला केस ऐसे समझो, ये मान लो कितने से आ रही है? 10 मीटर पर सेकंड, इसका मास भी m और यहाँ पर एक बॉल रखी है किस पे बेटा? रेस्ट पे, इसका मास भी m और कैसा कोलिजन ले रहा हूँ? E = 1 यानी परफेक्टली इलास्टिक। इन दिस केस क्या देखने को मिलेगा मुझे बोलो? टक्कर के बाद इसका नाम अगर 1 है, इसका नाम अगर 2 है, तो बोलो क्या हो जाएगा? 2 तो जाने लगेगी 10 मीटर पर सेकंड से और 1 किस पे आ जाएगी? 1 आ जाएगी किस पे? क्या ये बात समझ पा रहे हो? वेलोसिटीज एक्सचेंज हो गई। वेलोसिटीज क्या हो गई? अगर मासेस बराबर हैं और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो वेलोसिटीज विल गेट एक्सचेंज। क्या ये बातें क्लियर है? इसीलिए क्या होता है ना, जो अपने बराबर का सा आदमी होता है ना, वो अगर अपने को धक्का देता है ना, समझ पा रहे हो? वो दूर से भागता हुआ आ रहा है, अपने से टकरा गया, तो अपन उतनी वेलोसिटी से आगे भाग जाते हैं और वो वहीं रेस्ट पे आ जाता है। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर अपने से बहुत भारी आदमी है तो ऐसे में अच्छी बात ये होगी कि आप लोग उसके रास्ते में ना आए। रास्ते में आ गए तो आप कहाँ उड़ सकते हैं, इसका कोई आइडिया समझ रहा है? छाप लो। जी हैं जी, किसके बाद क्या बोल रहे हैं? ट्रैम्पोलिन। ट्रैम्पोलिन में क्या हो गया? तो वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी देता है ना बेटा तुम्हें, उसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है बेटा, इसलिए जाते हैं, अदरवाइज क्यों जाते हैं? ठीक है। अब ऐसे थोड़ी कि बैठ गया तो भी उड़ रहे, पहले नीचे दबाएगा तो सही ना उसे, बिना दबाए थोड़ी ना ऊंचा जा पाएगा। हो गया, बहुत बढ़िया। इसके अंदर लिख लेना बेटा, आफ्टर कोलिजन वेलोसिटीज आर इंटरचेंज्ड। सी केस में आफ्टर कोलिजन वेलोसिटीज आर इंटरचेंज्ड। टक्कर के बाद वेलोसिटीज जो है वो बदल जाती है। ध्यान दो, देखो मैंने TLG डायग्राम भी बना दिया, तुम लोग पता नहीं क्या कर रहे हो। देखो इधर देखो। अच्छा, अभी भी कोलिजन कैसा है बेटा? हेड ऑन ही है। कोलिजन कैसा है? हेड ऑन कोलिजन है, पर अब की बार जो कोलिजन हो गया ना बेटा, वो पार्शियली इलास्टिक हो गया। या पार्शियली कैसा हो गया? इन इलास्टिक हो गया। तो पार्शियली इलास्टिक का मतलब क्या बेटा? E की वैल्यू जो है, इट विल बी इन बिटवीन 0 and 1। इट विल बी इन बिटवीन। कैन यू कंजर्व एनर्जी? बोल ही नहीं रहे। एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं क्या आप? तो यहाँ पर क्या बोला मैंने? एनर्जी कंजर्वेशन इज नॉट एप्लीकेबल। समझ रहे हो? अब एनर्जी हम लोग कंजर्व नहीं कर सकते, वो सिर्फ परफेक्टली इलास्टिक के केस में ही था। चलो बताओ, क्या मोमेंटम कंजर्वेशन इज एप्लीकेबल? हाँ, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जब जब टक्कर होगी मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देंगे उठा के। बोलो सही। वेरी गुड, आ गया।
अरे इक्वेशन तो यही है, इसको देख के ही तो लिख रहा हूँ, ऐसे डर क्यों रहे हो? ये बेटा ये अलग अलग बॉल नहीं है, यही वाली बॉल है, आपस में टकरा गई है। ये M1 है, M2 है वापस से। ये देख, ये M1 है और ये क्या है बेटा? M2। ऐसे देखने लग जाते हैं, पता नहीं क्या बना दिया। ये इक्वेशन सेम, क्या ये वाली भी सेम? नहीं बेटा, 1 की जगह पर क्या E आ जाएगा? 1 की जगह कौन आ जाएगा? तो बोलो क्या लिखूं? क्या ये मतलब क्या आ गया आपके पास में? E टाइम्स U1 माइनस U2 इज इक्वल टू V2 माइनस V1। दो इक्वेशंस। कितनी इक्वेशंस आ गई हैं? 2। हाँ बेटा, अरे आपको दोबारा लिखना है, डायग्राम वही रहने देना बेटा, डायग्राम को चेंज नहीं करना। जहां डायग्राम चेंज करना होगा वो आपको बता दिया जाएगा, इसलिए डरना नहीं है आपको। ठीक है? और आपके पास जो V1 V2 लिखी है, इसमें क्या चेंज होता है ध्यान दीजिए। आप लोग उन इक्वेशंस में चेंज मत कर देना, वो अलग थी, ये अलग है। ध्यान दीजिए, नई इक्वेशंस आपके सामने लिखी हैं। M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 टाइम्स U1 प्लस M2 इंटू 1 प्लस E अपॉन M1 प्लस M2। समझ में आ गया? बहुत समझ में आ गया। आप चाहो तो इसमें E की वैल्यू 1 डाल के चेक कर लो, वही बन जाती है जो पहले आई थी। देखो देखो, हवा में सोचो, अगर इसमें E की वैल्यू 1 डालोगे तो वही बन जाएगी जो पहले आई थी। चेक करो चेक करो, कर ली मन में चेक, या मुंडी हिला रहे हैं बस? खाली मुंडी हिला रहे हो ना बैठ के, बहुत बुरी बात है। नेक्स्ट बोलो कौन सा? बोलो कौन सा केस? केस 3 कौन सा वाला बेटा? परफेक्टली इनइलास्टिक या सिर्फ इनइलास्टिक? डायग्राम नया बनेगा। परफेक्टली इनइलास्टिक है तो बोलो क्या दोनों दोनों साथ जाएंगे? अरे टक्कर के बाद E की वैल्यू क्या हो गई? E अगर 0 हो गया तो बोलो टक्कर के बाद दोनों चिपक जाएंगे या साथ जाएंगे? साथ जाएंगे। चिपकने जैसा कोई कंसेप्ट? मान लो साथ में ही V से चले गए। कितने से चले गए? V से। बोलो क्या मोमेंटम कंजर्वेशन इज वैलिड? बोल ही नहीं रहे। क्या एनर्जी कंजर्वेशन इज नॉट वैलिड? एनर्जी कंजर्वेशन इज नॉट वैलिड। बोलो व्हाट इज कंजर्व? मोमेंटम। क्या अप्लाई करूं? यहां क्या आ जाएगा? M1 प्लस M2 इंटू क्या बेटा? V बोलते और नहीं, दोबारा लिख देता हूं। आओ भाई देखो, मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लिख रहा हूं, ध्यान दो। M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू क्या बेटा? M1 प्लस M2 इंटू V, बिकॉज बोथ आर मूविंग विद द वेलोसिटी V। तो बोलिए हमारे पास में V की वैल्यू क्या आ गई यहां से? M1 U1 प्लस M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2। क्या सबको दिखा? बहुत ही जोरदार। अगर आप बहुत ध्यान से देख पाए होंगे तो ये जो V लिखी है ये असली में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है। देख देखा किसी को? VCM यही तो होती थी। VCM आ गई, मिलके जाने लगे ना सिस्टम बन के। तो सिस्टम की क्या निकाल लिया आपने? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। तो अपने आप में बहुत खतरनाक सी बात हो गई है। ठीक है? और E वाली इक्वेशन में क्या आ जाएगा बोलो बेटा? E वाली इक्वेशन, क्या E की वैल्यू 0 है? E वाली इक्वेशन में क्या आएगा? E की वैल्यू 0 है तो क्या V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2? क्या U1 माइनस U2 ऊपर जाके 0? तो हमारे पास में क्या है? क्या V1 इक्वल्स टू जो है V, इसको अपन ने क्या माना है? V। समझ गए? मतलब अप्रोच की वेलोसिटीज जो हैं वो तो हैं, पर सेपरेशन की वेलोसिटीज क्या है? बराबर। इसीलिए V सेपरेशन क्या हो गई आपकी?
0। V सेपरेशन क्या हो गई, क्योंकि V2 माइनस V1 इज व्हाट, 0, इसलिए V सेपरेशन इज 0। V सेपरेशन 0 का मतलब ये नहीं है कि दोनों रुक गए, इसका क्या मतलब है, साथ साथ जा रहे हैं। ध्यान रखना इस बात को, इसमें लिख लेना V सेपरेशन इज 0 डज नॉट मीन, इसमें लिख लो V separation is equal to 0 does not mean V separation equals to 0 does not mean that blocks are at rest, does not mean that blocks are at rest, full stop, does not mean that blocks are at rest, full stop. It means that they are moving with the same velocity. It means that they are moving with the same velocity. It means that they are moving with the same velocity. इसका अर्थ है कि दोनों साथ साथ समान वेग से जा रहे हैं। ठीक है, एक और स्टार बना के लिखो, इन इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन्स, इन इलास्टिक एंड पार्शियली इलास्टिक कोलिजन्स, इन इलास्टिक एंड पार्शियली इलास्टिक कोलिजन्स, the velocities can be found by the given formula as well. अरे यार, एक तो मेरे को याद नहीं रहता है, ऊपर से बीच बीच में बोलते रहते हो क्या। इन इलास्टिक मत लिख देना, इन और इलास्टिक अलग अलग लिखना। तो इन इलास्टिक एंड पार्शियली इलास्टिक कोलिजन the velocities can be found by the given formulas as well, तो लिख लो, लोगों को क्या ये वाले थोड़े जल्दी याद हो जाते हैं, इसलिए वो जो अपन ने लिखा था ना बेटा V1 V2, उसको शॉर्ट में ऐसे लिख दिया। नोट कर लीजिए। सेम का है, हाँ, ई की वैल्यू 1 डाल देगा तो परफेक्टली इलास्टिक हो गया। बस भाई जनरल फॉर्मूला लिख लिया हमने, कौन सा लिख लिया, जनरल फॉर्मूला। अब इसमें ई की वैल्यू अगर 1 हो गई तो कैसा हो गया, परफेक्टली इलास्टिक। 0 से 1 हो गई तो अपना अलग है, ठीक है ना। परफेक्टली इन इलास्टिक की कहानी तो अलग होगी ही सही, उसमें तो वो CM की वेलोसिटी से जाने लगेंगे। ये इसके लिए ये थोड़ी लगाओगे यार, इसके लिए भी ये लगाओगे क्या, और चाहो तो लगा लो E0 कर दो, तो यही तो बचेगा। ध्यान दो, तो अगर एक याद है तो सब याद है, अगर ये वाले दोनों याद है तो सब याद है। सारी टर्म सेम है, सुन लो, M2 के साथ में माइनस आता है, M1 के साथ में प्लस आता है, बाकी सब कुछ सेम है। M2 के साथ में माइनस और M1 के साथ प्लस। मजे की बात, M2 आता है V1 के साथ, M1 आता है V2 के साथ। M2 आया किसके साथ, M1 आया किसके साथ, ठीक है। अब वो याद तो आपको करना पड़ेगा, तो इसलिए ऐसे देखने की जरूरत नहीं है कि कौन सा बहुत भारी काम बोल दिया, ठीक है। अरे भाई समझ में आ गया, वेरी गुड।
डन। चलो क्वेश्चन करते हैं। जल्दी से बना लो। कोलिजन जो है बेटा परफेक्टली इनइलास्टिक दिया हुआ है। कोलिजन कैसा दिया हुआ है इनका? परफेक्टली इनइलास्टिक। आपको बोला व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस। बेसिकली टक्कर से पहले और टक्कर के बाद की एनर्जी लिखनी है। कोशिश करिए। बताओ। चलो मैं कराऊंगा। सुनो, सभी लोगों ने ज्यादातर गलत जवाब दिए, मुझे एक सही जवाब सुनने को आया था। अभी चेक करते हैं। सुनिए, अब बोलो मत, ठीक है, अभी देख लेना जिसका भी सही हो। सबसे पहले बताओ के इनिशियल कितनी है? 1/2 × 3 × 10 प्लस 1/2 × 2 × 20²। बोलो सही। ये कितना आ गया बेटा? 53 × 150 और ये 400। दिस इज हाउ मच? 550 जूल्स। बोलो सही है क्या? अच्छा, के फाइनल मतलब कि टक्कर के बाद के लिए वेलोसिटी है ना, तो टक्कर के बाद इनकी वेलोसिटी क्या होगी? क्या वो मोमेंटम कंजर्वेशन से निकाल लेंगे? बोलो क्या इक्वेशन लिखूंगा? m1u1 + m2u2 इक्वल्स टू, बावड़े लोग ऐसे हैं, m1u1 कितना हो गया? 3 × 10 - 2 × 20। कई लोगों ने माइनस ही नहीं किया होगा। ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव मान रहा हूँ और ये वाली क्या मान रहा हूँ? शुड बी इक्वल टू। मान लो टक्कर के बाद इधर ही जा रहे हैं, मान लिया। अभी हमें डायरेक्शन पता नहीं है, वो अपने आप आंसर में मिलेगा। क्या टोटल 5 किलो का हो गया? इनइलास्टिक टक्कर है और वेलोसिटी में पता नहीं, तो वो क्या मान ली? v। बोलो 3 × 10 220 40 30 - 40 - 10। तो जो वेलोसिटी है बेटा वो -2 आ रही है। ये आई थी क्या? -2 का मतलब टक्कर के बाद दोनों पीछे जा रहे हैं। टक्कर के बाद दोनों और कितने से जा रहे हैं? -2। अब बताओ के फाइनल कितनी आ गई? 1/2 mv²। हाफ मास कितना हो गया इनका? 5 और वेलोसिटी कितनी है? 2 का स्क्वायर 4। क्या बेटा? 2 × 2 = 4। के फाइनल इज व्हाट? 10 जूल। समझ नहीं आया? आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था? अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस। देखो, चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज क्या होता है? लॉस क्या होता है? इनिशियल माइनस फाइनल। लॉस क्या होता है? तो जब हम लोगों ने लॉस की बात की तो लॉस हमेशा क्या होगा? के इनिशियल माइनस, बोलिए व्हाट इज इनिशियल? 550। के फाइनल 10। आंसर बोलो। आंसर आया था क्या? इसका तेरी आवाज थी वो। और कहाँ आया था? तो सब अलग अलग आंसर दे रहे थे, 60 65 40 20 25। तो गलत आ रहा था ना, तो मानो गलत आ रहा था। सब अलग अलग आंसर दे रहे थे। किस किस का आ गया था ये सही? कितने लोग रास्ते में थे सही निकालने के? गलत करने के नहीं, सही करने के रास्ते में नहीं। कोई बात नहीं, प्लस बस यही गलती होती है। यहाँ पे प्लस कर दिया होगा ना, हाँ, तो यही तो गलती होती है। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी, तो वेक्टर की तरह ट्रीट तो करो बेचारे को। हर जगह प्लस कर दोगे तो मोमेंटम और एनर्जी में फर्क ही क्या रखा तुम लोगों ने? कुछ भी नहीं। बात समझ में आती है? वेरी गुड, लेट्स मूव फर्दर। ऑब्लिक कोलिजन। कौन सा कोलिजन पढ़ने बच्चों? ऑब्लिक कोलिजन। ऑब्लिक का मतलब तो समझते हो? आड़ा।
आड़ा नहीं, आड़ा आड़ा। बिहार वाले खुश हो गए, अरे आड़ा। अब मेरे को तो पता है आड़ा है, पर वहां पर कई लोग र को ड़ा बोलते हैं, ये सिखाना शुरू कर देते हैं। एक आधी चीज सुनी है दुनिया में, उसी को लेकर ज्ञान बांटना शुरू। तो वैसे भी बेचारा हंसी जाता है जब भी कुछ बोलता है। सही बोल रहा हूँ ना? चलो भाई सुनो, एम मास की बॉल, मान लिया बेटा यू वेलोसिटी से आ रही है, बस बेटा बातें बंद है ना। एम मास की बॉल कितने से आ रही है? मान लेते हैं जमीन पे टकरा रही है, एंगल कितना है ये? थीटा। ठीक है, इस थीटा एंगल की अगर हम लोग बात करें तो बोलो यहाँ पे इंपल्सिव फोर्सेस जो हैं वो किधर एक्ट करेंगी? ऐसे करेंगी या ऐसे करेंगी? अच्छा बॉल तो ऐसे आ रही है ना, अरे बॉल तो ऐसे आ रही है ना, क्या इंपल्सिव फोर्सेस हमेशा कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन में एक्ट करती हैं? क्या ये बात आपको याद है? बेटा ये इसकी लाइन ऑफ इम्पैक्ट है या मोशन है? और ये इसकी लाइन ऑफ मोशन है। बोलो सही है क्या? तो इसकी लोम और लोई दोनों क्या है? अलग अलग। अभी तक जो कोलिजन पड़ा वो हेड ऑन था, हेड ऑन में लोम लोई दोनों क्या थे? सेम। यहाँ पर लोम लोई दोनों बराबर, क्योंकि बराबर नहीं है इसलिए चिल है लाइफ, इसलिए लाइफ थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। वहां तो सब आसान था, पर बहुत ज्यादा नहीं, बस कंपोनेंट करना होता है। क्या करना होता है? कुछ ज्यादा नहीं करना। बोल, जो कंपोनेंट हम लोग करेंगे क्या वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट करते हैं, लाइन ऑफ मोशन करते हैं? क्योंकि लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलाउंग कंपोनेंट होते हैं, तो क्या इस यू का ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट करना पड़ेगा? ये एंगल थीटा, तो क्या ये एंगल भी थीटा? दिस विल बी यू कॉस, दिस विल बी यू साइन। ऑल्दो मेरे काम का यू कॉस थीटा है, मेरे काम का कौन है? क्यों? क्योंकि क्या कॉमन नॉर्मल वाली लाइन यही है? जो कॉमन नॉर्मल वाली लाइन, वही कंपोनेंट्स मेरे काम के, वही कंपोनेंट्स मेरे। अब मान लो E की वैल्यू E है, E की वैल्यू, अब E की अलग अलग वैल्यूज हो सकती हैं, 1 0 से 1 और 0, 1 0 से 1 और। तो अगर मैं केस 1 बनाऊं इसमें, जिसमें हम लोग क्या ले लें बेटा? E इक्वल्स टू 1, मतलब कैसा कोलिजन? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। इन दैट केस हम लोग क्या लिख सकते हैं? बोल, क्या जितने से टकराया उतने से गया? जितने से टकराया उतने से गया। एक चीज बता, अगर ये यू cos थीटा से टकराया तो ऊपर की वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? इसमें कोई चेंज आएगा? अगर इसमें कोई चेंज ही नहीं आ रहा तो बताओ, वैसे भी यू साइन थीटा तो बदलेगी ही नहीं। यू साइन थीटा उस डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में इंपल्सिव फोर्सेज ही नहीं है। मुझे बताओ यू साइन थीटा कौन सी डायरेक्शन में है? हॉरिजॉन्टल। इस डायरेक्शन में कोई इंपल्सिव फोर्स है? उसका कोई कंपोनेंट है? इंपल्सिव फोर्स तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। और जो यू साइन थीटा है वो किधर है? पैरेलल टू द सरफेस। वो कैसा है? पैरेलल टू द सरफेस। तो cos 90 का 0 ही हो जाता है। इसलिए यू साइन थीटा का कोई कंपोनेंट हमारे काम का, मेरे काम का सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। ठीक है, और उसके अंदर अगर E की वैल्यू 1 है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा? बोल, अगर मैं मान ले टक्कर खाने की वेलोसिटी को यहाँ पर मैं v मान लूँ, क्या मान लूँ बेटा? कि मान लिया v से जा रहा है, कितने से जा रहे हैं यहाँ? v से अगर ये जा रहा था तो इन दैट केस क्या बेटा v के भी दो कंपोनेंट्स होंगे। एक तो v का cos थीटा कंपोनेंट, एक v का, अपन तो मान लेते हैं ये एंगल फाई है जनरलाइज करने के लिए। क्या मान लिया है? एंगल। अगर ये एंगल फाई है तो बोल, क्या ये भी फाई है? बावड़ो, ऊपर वाला फाई है, सोचा तो करो। तो ये कौन सा हुआ? v cos फाई, और इधर क्या हो गया? कुछ बिना सोचे समझे बस हाँ सर, ऐसे नहीं करना होता। तो बोलो u cos थीटा और v cos फाई क्या दोनों बराबर? मैंने क्या लिखा? u cos थीटा इज इक्वल टू v cos फाई, और x में तो वैसे ही कोई चेंज नहीं होना, तो क्या मैं लिख सकता हूँ बेटा u sin थीटा इज इक्वल टू v sin फाई? बोलते भी नहीं हो क्या? इसको देख के आपको ये एहसास हो चुका है कि थीटा इज इक्वल टू फाई, थीटा इज इक्वल टू और u इक्वल्स टू v। समझ ही नहीं आया, कहानी खत्म। अरे ये तभी तो ट्रू हो सकता है जब थीटा फाई बराबर हो यार। ऊपर भी तो ट्रू है ना, बोल ही नहीं रहे, अदरवाइज तो ये वाली इक्वेशन ट्रू ही नहीं हो सकती। तो थीटा और फाई क्या हो गए? समझ गए? जितने से टकराया उतने से चला गया। क्या एंगल भी सेम होगा? एंगल भी क्या होगा? कहानी खत्म। पर जब हमें केस 2 करना था
तो हमको थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश करनी पड़ी। ध्यान दो, केस 2, यार बातें नहीं, और यहाँ सुनो, केस 2 के बारे में बात करें। केस 2 के अंदर हमने क्या बोला, 0 से लेके 1 के बीच में है ई, यानी ई की वैल्यू को आप क्या ई मानना पड़ेगा, ई की वैल्यू को क्या मानू। अब बोल अगर टक्कर यू कॉस थीटा से है तो जा कितने से रहे, ई यू कॉस थीटा से, कितने से जा रहे। तो ये जो टक्कर हुई है ना बेटा आपकी बात, इस v के दो कंपोनेंट्स हैं। कितने कंपोनेंट्स, एक कंपोनेंट है बेटा v sin phi, जिसमें कोई चेंज नहीं होगा। v sin phi और u sin थीटा तो बराबर है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो मस्त बात है। पर अब की बार जो y डायरेक्शन का कंपोनेंट है, क्या वो चेंज हो तो गए। अगर मैं इस वेलोसिटी को v बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ बेटा, तो v की वैल्यू क्या e टाइम्स ऑफ u हो चुकी है, e टाइम्स ऑफ, और ये जो eu हुआ है इसके अंदर कौन सा कंपोनेंट बदला है, cos थीटा। कौन सा वाला, क्या ये बात सबको समझ में आई है। मतलब क्या मैं बोल सकता हूं कि u cos थीटा टाइम्स e इज इक्वल टू v cos phi। समझ में नहीं आया, पक्का। v की वैल्यू eu है, v की वैल्यू क्या है बेटा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो y डायरेक्शन का कंपोनेंट है, मतलब v का cos phi कंपोनेंट शुड बी इक्वल टू व्हाट, क्या बेटा, ई यू कॉस थीटा। समझ ही नहीं आया। और v साइन फाई इज इक्वल टू क्या बेटा, u साइन थीटा। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बोलो इसमें कोई दिक्कत है। कैन यू डिवाइड द टू इक्वेशंस, इन दोनों को डिवाइड कर, क्या बेटा, टेन फाई इज इक्वल टू 1/e टेन थीटा। बोलो आया कि नहीं, डायरेक्ट रिजल्ट है। अगर याद हो तो बहुत अच्छा, नहीं याद हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डिराइव कर सकते हैं। पर मैं क्या बोलूँगा, याद रखो, मैं क्या बोलूँगा, क्या डायरेक्ट आ गया फाई, भाई टेन फाई की वैल्यू निकालनी है, इतने से टकरा रही है, कुछ ई की वैल्यू दे रखी है, क्या उसको ई टाइम्स कर दोगे, मतलब टेन थीटा को अपॉन ई कर दोगे, आंसर आ जाएगा। इतनी रामायण क्यों करूँ मैं बार बार, ये तो सीख ली ना मैंने, सीखते टाइम कर ली, अब थोड़ी ना लगाऊंगा। तो सीधे फाई आ जाता है, सीधे क्या आ जाता है, टेन थीटा अपॉन ई इज फाइव, टेन थीटा अपॉन ई इज, एंड व्हाट विल बी v, v की वैल्यू क्या बेटा, अंडर रूट e स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा टाइम्स u। अरे यार स्क्वायर करके जोड़ दो, अरे जमूरों, स्क्वायर करके नहीं जोड़ सकते दोनों को, कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव इज 1, तो यहाँ क्या बच गया, v स्क्वायर। इन दोनों का भी तो स्क्वायर करके जोड़ा है, तो e तो बेचारा रह गया, पर क्या u स्क्वायर कॉमन होके बाहर आ गया, ये देख बाहर आ गया, नहीं दिखा, अंदर ये रह गया, ये आपकी वेलोसिटी। ये याद करने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे ही, ये तो आप वैसे ही निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते, ये तो अपने को अगर ये और ये पता है तो नेट नहीं निकाल सकते, खत्म, यही तो करना। ये तो अपने को वेक्टर में भी पता है, ये वाली वेलोसिटी कितनी है, ई यू कॉस थीटा, ये वाली वेलोसिटी कितनी है, यू साइन थीटा, तो बोलो ये कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, बोलो होगा, खत्म। अभी भी नहीं आया। और अगर आपको ये वाला एक्सप्रेशन याद नहीं रहता तो इसको याद रखने का एक और तरीका, ये एंगल फाई याद रख लें, बस ये याद रखना कि वर्टिकल से लिया, ठीक है, नहीं मिलेगा वर्टिकल से कोई बात नहीं, तो हॉरिजॉन्टल लेना, बस ये याद रखना क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या टेन फाई लिख सकता है, व्हाट इज टेन फाई, 1/e टेन थीटा। अरे ये अपॉन ये करेगा ना, यही तो आएगा, देख ही नहीं रहे, टेन फाइव बेटा फाइव ये है, ये नहीं है नीचे वाला, ऊपर वाला है, तो ये अपॉन ये करो ना, ये कितना है, ये कितना है, बहुत सारे तरीके हैं एक ही चीज को याद रखने के, अगर आप रखना चाहें तो। अब आपसे कोई इसमें पूछ ले कि इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो, नहीं लिख सकते, नहीं लिख पाओगे ना, बहुत टफ है ना, कैसे लिखोगे, u साइन थीटा आई कैप प्लस eu कॉस थीटा j कैप, बड़ी बात, खत्म। समझ में नहीं आया, सभी को आया, नहीं आया बेटा, पक्का।
इसको बोलते हैं ऑब्लिक कोलिजन, जबरदस्ती का हुआ, होता कुछ नहीं। हाँ, ऑल दिस इज हुआ इन रियलिटी है ना, कुछ होता नहीं है इसमें। अगला केस 2 मिनट नहीं है बेटा, अगला केस तो ई की वैल्यू 0 है। आओ सुनो, ई की वैल्यू क्या कर रहा हूं 0। बताओ ई की वैल्यू 0 करने पर क्या होगा? वही रुक जाएगी। ये पता है क्रिकेटर्स को सिखाते हैं ये वाली बॉल, सर ये आगे निकल जाएगी। बॉल स्किड करती है जमीन पे, सुना है आपने? यस सर, आगे ये मुरलीधरन वगैरह बॉल फेंकते थे, इनकी बॉल जो है ना जमीन पे टप्पा आके थोड़ी सी स्किड करती थी फिर उछलती थी। फास्ट बॉलर्स को भी सिखाया जाता है ये वाला बॉल। श्रीलंका के बॉलर्स दे आर वेरी गुड एट दिस बॉलिंग, स्किड करा के बॉल फेंकना, मतलब बॉल जाती है तो चिपकी रहना। ग्राउंड पे ऐसे गिरती है, यूं चलती है फिर उछलती है। मलिंगा वन ऑफ देम, यस। मतलब आप सोच सकते हैं इस वाली बात को कि इसके अंदर हो क्या रहा है। पहले तो सुनो, इसमें उछलने का कोई फंडा नहीं है, मैं तो बता रहा हूँ बस तुम। कई बार ऐसा होता है ना, अपन किसी चीज़ को फेंकते हैं तो वो गिर तो जाती है पर फिर स्लाइड होने लगती है। फॉर एग्जाम्पल कोई कॉपी वगैरह फेंकी या फ़ोन वगैरह किसी ने ऐसे फेंका तो फ़ोन टप्पा थोड़ी खाता है, यूँ टप्पा खा के जाता है तुम्हारा फ़ोन। डिपेंड करता है, अगर मान लो आप कोनों के बल गिरा दोगे इन दैट केस तो भी वो टप्पा खा जाएगा। नहीं, जबरदस्ती थोड़ी गिराओ, फालतू में ही। अब जैसे हम लोग पेपर है, मान लो अपन लोग पेपर को फेंक रहे हैं तो पेपर टप्पा खाता है क्या? किसको फेंके? ध्रुव को फेंकते हैं, 2-4 टप्पे तो खा ही लेगा, है ना? तो सुन लो ना मेरी बात, अपने आप सुनो। जैसे चौक है, इसने टप्पा नहीं खाया, स्लाइड कर रही है, देखा आप लोगों ने? ऑल्दो चौक के केस में अलग कंसेप्ट चालू हो जाता है, उसको अपन लोग रोलिंग बोलते हैं। जो हम लोग फ्रिक्शन रोटेशनल के अंदर पढ़ते हैं वो फंडा अलग है। यहाँ पर जो फंडा है ना, यहाँ पर बस ये चौक आई, ये ऐसे गिरी और यूं चली, स्लाइड कर। तो बेसिकली इस वाले केस में हुआ क्या, जैसे ही E0 हुई तो यार ये वाली वैल्यू क्या थी, u cos थीटा, और ये क्या थी, EU cos थीटा। E की वैल्यू 0 होते ही y डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 हो गई। x पे थोड़ी ना फर्क पड़ा, x पे कोई फर्क पड़ा? x पे क्योंकि फर्क नहीं पड़ा तो E इक्वल्स टू 0 वाले केस के अंदर क्या हो जाएगा, आपकी जो बॉल है वो आएगी, आपकी जो बॉल है वो आएगी, सरफेस पे टकराएगी। अरे लौट के क्यों चली रहेगी यार, तुम क्या बावड़े हो गए बिल्कुल? ये आपकी बॉल आ रही है, एंगल थीटा बना रही है, अरे बोलो, बॉल आ रही है और एंगल थीटा, ये एंगल भी थीटा था तो ये क्या हो गया बेटा, u cos। पर क्योंकि E की वैल्यू 0 थी, यार आपस में क्यों बातें कर रहे हो? क्योंकि E की वैल्यू 0 थी इसीलिए y के अंदर ये लौट के नहीं जा पाई। पर क्या इसके पास में u sin थीटा भी था, वो u sin थीटा इसको यहाँ टक्कर खाने के बाद में आगे की तरफ बढ़ाता ले गया। मतलब कि बॉल विल मूव फर्दर विद द वेलोसिटी ऑफ u sin थीटा। टप्पा नहीं खाएगी, बस यूं गिरेगी जुर। उसके बाद वापस में वो तो रोलिंग के अंदर होता है, आएगा रुक जाओ, ठीक है? वो रोलिंग में आएगा बेटा, अभी इंतजार करो। तो इसके अंदर आप लोग क्या लिख दोगे, बॉल doesn't bounce and slips on the floor, roll मत लिखना, slip लिखना, and slips on the floor with the x component of initial velocity, that is कितना, u sin थीटा। प्लीज नोट जी। हाँ आती है ना, वो रोटेशनल में आएगा, अभी रुक जा, इंतजार कर। मैंने बॉल को स्लिप कराया बेटा, मैंने बॉल को रोल नहीं कराया, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स।
गाड़ी का टायर क्या करता है, स्लिप करता है या रोल करता है? असली में रोल करता है। स्लिप तो तब करता है जब अपन जबरदस्ती ब्रेक व्रेक लगाओ या गाड़ी के टायर को गड्ढे में फंसा दो, स्टैटिक ही है, मैं क्या बोल रहा हूँ। पर उस समय काइनेटिक हो जाता है जब गाड़ी का टायर स्लिप करता है। ठीक है, अपन पैर उठा उठा के चल रहे हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन है, फिसल फिसल के चल रहे हैं तो काइनेटिक फ्रिक्शन है। माइकल जैक्सन क्या करता था? काइनेटिक फ्रिक्शन। मून वॉक, तो मून वॉक इज नॉट स्टैटिक फ्रिक्शन, दैट इज प्योर फिसलना। फिसलना इज काइनेटिक फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन अलग अलग तरह से रिएक्ट करता है अलग अलग समय। क्या मून वॉक मुझे आती है पर तुम्हारे सामने नहीं करूंगा। चलो यहां तक हो गया, ठीक।